नमस्कार बच्चों, मैं सोनू सांकला श्री सुमेर उच्च माध्यमिक विद्यालय के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। क्लास 9 ज्योग्राफी लेसन 2 भारत का भौतिक स्वरूप कर रहे थे। हम भारत के दो भौतिक स्वरूपों के बारे में विस्तार से जान लिया था। उत्तर का हिमालय पर्वतीय क्षेत्र और बीच में मध्य गंगा यमुना का मैदानी क्षेत्र। आज हम भारत के तीसरे क्षेत्र प्रायद्वीपीय पठार के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पठार के बारे में जानकारी प्राप्त करने से पहले पठार की विस्तृत स्थिति मैप में समझ लेते हैं। भारत का प्रायद्वीपीय पठार उत्तरी गंगा के मैदानी क्षेत्र के दक्षिणी भाग से शुरू होता है, जिसका उत्तर पश्चिम में शुरुआत है जो मालवे के पठार से होती है, जो मालवा का पठार से छोटा नागपुर के पठार तक है। ये दक्षिण में त्रिकोणीय भाग बनाते हुए नीचे दक्षिण में अन्नामलई की पहाड़ियों तक फैला हुआ है। ये एक मेज की आकार का पठार है, त्रिभुजाकार पठार है। भारत का सबसे प्राचीनतम भौतिक स्वरूप है। प्रायद्वीपीय पठार है जो मालवा के पठार से लगे हुए अरावली पर्वत श्रेणी तक उत्तर पश्चिम में फैला हुआ है। इसका विस्तार उत्तर पश्चिम में कहाँ तक चला जा रहा है? अरावली श्रेणी के विस्तार तक चला जाता है। मालवा के पठार के साथ साथ ये छोटा नागपुर के पठार तक जुड़ा हुआ है। यहाँ पर है जो राजमहल की पहाड़ियां भी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। कौन सी पहाड़ियां है? राजमहल की पहाड़ियां। इसका कुछ भाग है जो भ्रंश के कारण यानी कि प्रायद्वीपीय पठार से अलग होकर मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां तक भी जाता है। यानी गारो खासी जयंतिया की पहाड़ियां पहले प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा थी, लेकिन कालांतर में भ्रंश आ जाने के कारण यानी भूपृष्ठ पर दरारों के कारण ये भाग थोड़ा सा प्रायद्वीपीय पठार से अलग हो गया। यानी वर्तमान में अब इसको समझा जाए तो मालवा के पठार से लेकर छोटा नागपुर तक विस्तार इसका, दक्षिण में इसका विस्तार जो है अन्नामुलई की पहाड़ियों तक माना जाता है। मालवा के पठार के उत्तर में अरावली पर्वत श्रेणी और दक्षिण में विंध्यन पर्वत श्रेणी है। अरावली पर्वत श्रेणी और विंध्यन और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच का हिस्सा जो कहलाता है मध्य उच्च भूमि। क्या कहलाता है? मध्य उच्च भूमि कहलाता है। यही मालवे के पठार का विस्तार है जो यहाँ आएगा रुहेलखंड का पठार और इधर आएगा बुंदेलखंड का पठार, और यहाँ आपको ध्यान रखना है राजमहल की पहाड़ियां। यानी मालवा के पठार प्रायद्वीपीय पठार के उत्तरी भाग में आपको कुछ पर्वत श्रेणियों और पहाड़ियों का नाम ध्यान रखना है, कुछ पठारी भागों का ध्यान रखना है। उत्तर पश्चिम में अरावली क्षेत्र, मालवा का पठार। मालवा का पठार का विस्तार ही है बुंदेलखंड, रुहेलखंड का पठार और बुंदेलखंड का पठार। यहाँ इसकी श्रेणियां ध्यान रखना है। मालवा के पठार के नीचे दक्षिण में विंध्यन श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी। पहाड़ियों में नाम ध्यान रखना है महादेव की पहाड़ियां, यहाँ आपको ध्यान रखना है मेकाले की पहाड़ियां। दो पहाड़ी आपको और ध्यान रखनी है, मेकाले की पहाड़ी और एक है कैमूर की पहाड़ी। ये दोनों यही है, मेकाले और कैमूर की पहाड़ी। मैप में आपको स्थिति सारी चीजों की ध्यान रखनी है। नीचे दक्षिणी भाग में है जो इसका विस्तार संकरा होता जाता है। दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी है जो अन्नाईमुली की चोटी कहलाती है। इसके सबसे नीचे यहाँ कराक्रम की पहाड़ियां, इलायची की पहाड़ियां है। ये दो घाटों के बीच में स्थित है, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। पूर्वी घाट में इसकी सबसे ऊंची चोटी है जो महेंद्रगिरी की चोटी है। कौन सी चोटी है? महेंद्रगिरी की। अब हम इसको पूरा विस्तार में इसका वर्णन पढ़ेंगे। प्रायद्वीपीय पठार है जो एक मेज की आकृति वाला स्थल है। आपको मैप में समझा दिया था कि मेज की आकृति बन रही है, पूरा ऊपर से ये चौड़ा है, नीचे जाते जाते जैसे जैसे संकरा हो जाता है। ये पुराने क्रिस्टलीय और आग्नेय रूपांतरित शैलों से बना हुआ है। आग्नेय जो अवसादी शैलों के बाद आग्नेय शैलों का निर्माण होता है, और आग्नेय शैलों के लगातार है जो शरण से रूपांतरित लंबे समय तक ये रूपांतरित होने के बाद कायांतरित शैलों में बदल जाता है। साथ ही गोंडवाना भूमि के टूटने अफवाह के कारण बना है। जब हमारी पृथ्वी सूरज से अलग हुई, एक आग का गोला था। ठंडी होने के बाद हमारी पृथ्वी पर मुख्य रूप से है जो आपको चीज ध्यान रखनी है, हमारी पृथ्वी पर एक ही भाग था, स्थलीय भाग था, जिसे पूरा एक ही भाग था
कालांतर में ये भाग टूट गया और दो भागों में बट गया। ऊपर का भाग कहलाया अंगारा लैंड और नीचे का भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। तो हमारा प्रायद्वीपीय पठार क्या है? गोंडवाना लैंड का भाग है। गोंडवाना भूमि के टूटने एवं अफवाह के कारण इसका निर्माण हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है, जब पृथ्वी है जो जैसे जैसे ठंडी हुई तो वो पूरा एक ही स्थलीय भाग थी, कालांतर में इसमें दो भागों में बट गई, अंगारा और गोंडवाना लैंड, और हमारा प्रायद्वीपीय पठार है जो गोंडवाना लैंड का भाग है। यह प्राचीनतम भूभाग एक हिस्सा है। इस पठारी भाग में चौड़ी व छिछली घाटियां एवं गोलाकार पहाड़ियां हैं। हमने हिमालय का उत्तरी मैदान, उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र पढ़ा, वहां सारी जो हिमालय की चोटियां है वह ऊंची है और क्या है, शीर्ष लिए हुए है, ऊपर से तीखी है एकदम इस तरह से, जबकि यहाँ पहाड़ियों की स्थिति कैसी है, ऊपर से गोलाकार भाग लिए हुए है। पठार के दो मुख्य भाग है, एक मध्य उच्च भूमि और एक दक्कन का पठार। नर्मदा नदी के उत्तर में प्रायद्वीपीय पठार का वह भाग जो मालवा के पठार के अधिकतर भागों में फैला है, इसे मध्य उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। मैप में हमने समझा था कि जो मालवा का पठार जो है उसके आसपास का क्षेत्र क्या कहलाता है? मध्य उच्च भूमि कहलाती है। विंध्य श्रृंखला, दक्षिण में सतपुड़ा श्रृंखला और उत्तर पश्चिम में अरावली से घिरा है। जो मालवा के पठार के आसपास की मध्य भूमि है वो किससे घिरी हुई है? पश्चिम में तो उसके अरावली पर्वतमाला, दक्षिण में उसके विंध्यन और सतपुड़ा श्रृंखला है। अरावली से घिरी हुई है। पश्चिम में ये धीरे धीरे राजस्थान के बलुई तथा पथरीले मरुस्थल में मिल जाती है। अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में और क्या आ जाता है? रेगिस्तानी थार का मरुस्थलीय क्षेत्र आ जाता है। इस क्षेत्र में बहने वाली नदियों में चंबल, सिंध, बेतवा तथा कैन दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ बहती है। नदी का इस बहने का तरीका ध्यान रखना है। नदी कैसे बह रही है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ, यानी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है नदियां। चंबल नदी भी नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। सिंध, बेतवा, कैन, ये सभी नदियां दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की तरफ जा रही है। नदियों का ये बहाव क्षेत्र बताता है, उनके ढाल को दर्शाता है कि उनका ढाल कैसा है। इनका ढाल दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। मध्य उच्च भूमि पश्चिम में चौड़ी लेकिन पूर्व में संकीर्ण है, यानी मालवा का पठार जो पश्चिम में अरावली पर्वत श्रेणी से लगता है वो तो कैसा है, चौड़ाई लिए हुए, जबकि पूर्व में बुंदेलखंड और बघेलखंड के पठारों के पास आकर ये क्या हो जाता है, संकीर्ण हो जाता है। इस पठार के पूर्वी विस्तार को स्थानीय रूप से बुंदेलखंड और बघेलखंड के नाम से जाना जाता है। दोनों स्थिति आपको मैप में बता दी है। और इसका सबसे अगला भाग जो है वो छोटा नागपुर का पठार कहलाता है, जहां से दामोदर नदी निकलती है। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में है। मालवा का पठार, मालवा के पठार के नीचे विंध्यन और सतपुड़ा श्रेणी, इनके बीच में से है जो नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। उत्तर में इसके चौड़े आधार पर सतपुड़ा की श्रृंखला है। सतपुड़ा के पास ही आपको महादेव, कैमूर और मेकाले की श्रृंखला बताई है अभी, ठीक है। मानचित्र में आपको इन सभी स्थिति बताती है कि किस तरह से सतपुड़ा की पहाड़ी के आगे महादेव की पहाड़ियां हैं, फिर बीच में कैमूर और मेकाले की पहाड़ियां हैं। दक्षिण का पठार पश्चिम में ऊंचा और पूर्व की ओर कम ढाल वाला है, यानी जो पश्चिम का भाग है अरब सागर से लग रहा है वो ज्यादा ऊंचाई लिए हुए, जबकि पूर्वी भाग है जो कम ऊंचाई लिए हुए हैं। पश्चिमी भाग है जो 900 से 1600 किलोमीटर ऊंचा है, जबकि पूर्वी भाग है जो 600 मीटर ही ऊंचा है। सॉरी यहाँ मीटर है, 900 से 1600 मीटर या 600 मीटर ऊंचा है। तो ऊंचा कौन सा हो गया? पश्चिमी घाट वाला पहाड़ी क्षेत्र है जो अधिक ऊंचा है, पूर्वी घाट वाला कम ऊंचा है, साथ में कम ढलान वाला है। इस पठार का एक भाग उत्तर पूर्व में भी देखा जाता है, जिसे मेघालय कार्बी एंगलोंग पठार उत्तर कच्छारी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। एक भ्रंश के द्वारा छोटा नागपुर का पठार से अलग हुई। भ्रंश अभी बताया था कि लगातार है जो भूमि में होने वाली हलचलों के कारण दरारें पड़ने लग जाती है और जो पहाड़ी क्षेत्र है वो एक पहाड़ से दूसरा पहाड़ अलग हो जाता है। तो छोटा नागपुर से पठार से अलग होकर ही मेघालय का एंगलोंग पठार और कच्छारी पहाड़ बना है, जिसकी 3 श्रृंखलाएं हमने देखी थी, गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ियां। दक्षिण के पठार
के पूर्वी और पश्चिमी सिरे पर क्रमशः पूर्वी और पश्चिमी घाट स्थित है। पश्चिमी घाट तट के समानांतर है। ये सतत है, इन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है। ऊंचा है और लगातार पहाड़ियां बनी हुई है, इसके कारण इनको पार करने के लिए दो पहाड़ी के बीच के संकरे क्षेत्र को क्या कहते हैं? दर्रा कहते हैं। तो आपको अगर पश्चिमी घाट को पार करना है तो उसमें एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी को पार करने के लिए आपको दर्रों को पार करना होगा। और यहाँ कौन कौन से दर्रे? थाल घाट, भोर घाट और पाल घाट प्रमुख पश्चिमी घाट के दर्रे हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचा है। पूर्वी घाट तो क्या है, 600 मीटर की ऊंचाई पर है, जबकि पश्चिमी घाट 900 से लेकर 1600 मीटर तक की ऊंचाई पर है। पूर्वी घाट का विस्तार महानदी, उड़ीसा में बहने वाली महानदी से लेकर दक्षिण में नीलगिरी तक है। ये एक समान नहीं है, अनियमित है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने इनको काट दिया। नदियां क्या करती है? लगातार नदियां अपने स्थल पर बहने के साथ साथ है जो अपने ढाल के बीच में आने वाले रास्तों से पत्थरों को अपने बहाव के साथ ले जाती रहती है, जिससे घाट पर्वतों की स्थिति क्या हो जाती है? वह लगातार उनका अपरदन होता रहता है। पश्चिमी ढाल पर आर्द्र हवा से टकराकर उठकर ऊपर उठने के कारण यहाँ पर पर्वतीय वर्षा होती है। आपको ध्यान रखना है, पश्चिमी घाट वर्षा में सहायक है, तो पूर्वी घाट नदियों के ढाल के सारे है जो कटा छटा घाट है। पश्चिमी घाट की ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ती जाती है। जैसे जैसे उत्तर से, यानी आप महाराष्ट्र से जैसे जैसे केरल की तरफ आओगे, महाराष्ट्र है यहाँ से केरल की तरफ आओगे, वैसे वैसे उत्तर से दक्षिण की ओर इनके पहाड़ियों की ऊंचाई क्या होती? बढ़ती जाएगी। सबसे ऊंची पहाड़ी है अन्नाईमुडी जो 2695 मीटर है। डोडा बेटा। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर है महेंद्र गिरी जो 1500 मीटर है। पूर्वी घाट के दक्षिण में शेवराय और जावेड़ी की पहाड़ियां हैं। हमने देखा कराईकरम और इलायची की पहाड़ियां तो पश्चिमी घाट में है, और पूर्वी घाट में है जो शेवराय और जावेड़ी की पहाड़ियां हैं। ये सभी पहाड़ियां हैं जो नीचे दक्षिणी भाग में आपस में मिल जाती है। नीलगिरी की पहाड़ियां जो अन्नाईमुडी से ऊंचा शिखर है, ये दक्षिणी पठारी भाग का या प्रायद्वीपीय पठार का मिलान स्थल कहलाता है। उडगमंडलम या ऊटी के नाम से जाना जाता है। कोडई कनाल जैसी प्रसिद्ध पहाड़ी नगरों की स्थिति भी यहाँ दक्षिण में है। ऊटी जो सबसे अच्छा दक्षिणी भाग का, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का सबसे ऊंचा भाग है जो ऊटी है, एक हिल स्टेशन है। ऐसे कैसे कोडई कनाल भी एक ऊंचा भाग है जहाँ पर लोग घूमने के लिए जाते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की एक विशेषता यहाँ पाई जाने वाली काली मृदा है, जिसे दक्कन ट्रैप कहते हैं। अभी हमने शुरू में पढ़ा था प्रायद्वीपीय पठार है जो गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। इसकी उत्पत्ति है जो गोंडवाना लैंड के अंगारा लैंड से अलग होने से हुई थी। यहाँ पर है जो पहले ज्वालामुखी पर्वत है, ज्वालामुखी पर्वतों से निकलने वाले लावे से यहाँ पर आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ, और इन शैलों के बार बार अपरदन से है जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। यानी प्रायद्वीपीय दक्षिणी भारत की मिट्टी का रूप पूछा जाए तो कैसा है? काली मिट्टी पाई जाती है यहाँ पर। उसका दूसरा नाम क्या है? दक्कन ट्रैप। इस काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी द्वारा विस्तारित लावे जिससे आग्नेय शैलों का निर्माण हुआ, और इन्हीं आग्नेय शैलों के अपरदन से काली मृदा का निर्माण हुआ। अरावली की पहाड़ियां प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिम और उत्तर पश्चिम किनारे पर स्थित है। ये बहुत अधिक अपरदित एवं खंडित पहाड़ियां हैं। ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक है जो दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व दिशा में फैली। अरावली की पहाड़ी की स्थिति क्या है? ये इस तरह से गुजरात से लेकर इस तरह से दिल्ली तक ये फैली हुई है। भारत राजस्थान के मध्य प्रदेश में ये संकरित है, दक्षिण पश्चिम में ये चौड़ी है, और ऊपर दिल्ली तक जाते जाते ये क्या हो जाती है? संकरी हो जाती है। ये आपके प्रायद्वीपीय पठार समाप्त हो गया। अब हम पढ़ेंगे भारतीय मरुस्थल जिसका नाम है थार का मरुस्थल, जो भारत विश्व के सबसे अधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है। जैव विविधता यानी यहाँ पर बहुत प्रकार के पेड़ पौधे जीव जंतु वनस्पतियों की क्या पाई जाती है? विभिन्न है जो आकृतियां पाई जाती है। साथ में यहाँ जनसंख्या भी अधिकता बहुल में पाई जाती है। ये अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारे पर थार का मरुस्थल है।
जहाँ अरावली पहाड़ी समाप्त होती है और इसके पश्चिमी भाग में थार का मरुस्थल विस्तारित है। बालू के टिब्बे से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है, यानी दूर दूर तक देखने पर आपको क्या मिलेंगे, बालू के रेत के बड़े बड़े टीले मिलेंगे। यहाँ प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है, यानी कि जहाँ एक तरफ पूर्वी भारत है जहाँ पर जो 300 मिलीमीटर तक बरसात होती है, वहाँ पश्चिमी भारत में जो थार के मरुस्थल में 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है। शुष्क जलवायु प्रदेश है, बारिश नहीं होने के कारण वनस्पति बहुत कम है, नदियां भी बहुत कम दिखाई देती है जो केवल बारिश के मौसम में दिखाई देती है, और जैसे ही बारिश खत्म होती है नदियों का पानी है जो बालू में विलीन हो जाता है, यानी ये भूमिगत हो जाती है, ये समुद्र तक मिलने वाली नदियों में नहीं आती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने से ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है। पश्चिमी भाग में मरुस्थल में केवल एक नदी है, लूनी नदी सबसे बड़ी नदी है। बालू के टीले जो अर्धचंद्राकार बालू के टीले, इन्हें बरकान के टीले कहते हैं। इनका विस्तार है जो भारत पाकिस्तान की सीमा के प्रमुखता से लगा हुआ है, जिन्हें हम जैसलमेर में देखते हैं। अब है तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारे किनारे संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूरब में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट को पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच एक संकीर्ण मैदान है। इसके 3 भाग है। उत्तरी भाग को कोंकण जो मुंबई और गोवा से जुड़ा हुआ है, मध्य भाग कन्नड़ और दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहा जाता है। आप इसको मैप में इस तरह से समझ सकते हैं, ये हमारा दक्षिण का भाग, ये सौराष्ट्र, इसका एक भाग सौराष्ट्र का तट भी कहलाता है जो गुजरात में लगता है। पहला भाग हो गया सौराष्ट्र का तट या काठियावाड़ का तट। दूसरा भाग ये मुंबई से गोवा तक लगेगा, ये कहलाएगा कोंकण तट। तीसरा भाग कहलाएगा कन्नड़ तट जो गोवा से कर्नाटक तक लगेगा, और इसका चौथा भाग सबसे नीचे वाला कहलाएगा मालाबार तट जो गोवा कर्नाटक से लेकर नीचे केरल तक विस्तृत है। चारों भाग मुख्य रूप से 3 ध्यान रखने हैं, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट। सौराष्ट्र तट को भी आपको याद रखना है। ये है पश्चिमी घाट के तटीय मैदान। अब इसी तरह से पूर्वी घाट के ध्यान रखने हैं। पूर्वी घाट के मुख्य रूप से 2 है। पहला है उत्तरी सरकार तट जो बंगाल से लेकर है जो आपके आंध्र प्रदेश तक लगता है, और नीचे वाला क्षेत्र जो तमिलनाडु में लगता है वो कहलाता है कोरोमंडल तट। इस तरह से भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पूरब और पश्चिम में पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को 5 तटीय मैदानों में मुख्य रूप से भागा गया। 3 है पश्चिम में और 2 है पूर्वी भाग में। बंगाल की खाड़ी के साथ विस्तृत मैदान चौड़ा एवं समतल है। इसके उत्तरी भाग को कहते हैं उत्तरी सरकार और दक्षिणी भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट। अभी आपने पढ़ा था कि पश्चिमी घाट ज्यादा ऊंचा, पूर्वी घाट निचली ढलान वाला है। दूसरी पश्चिमी पूर्वी घाट में ज्यादा नदियों के विस्तारित होने के कारण या अपवाह क्षेत्र के कारण पश्चिमी पूर्वी घाट है जो कटा छटा है। यहाँ पर मुख्य रूप से नदियां है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियां विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। चिल्का झील जो कि उड़ीसा में स्थित है, यह है जो पूर्वी घाट की प्रमुख एक भू लक्षण है। उड़ीसा में चिल्का झील, ये लेगून झील है, यानी समुद्र द्वारा लाए गए अवसादों से जो पानी में 7 अवसाद आते हैं वो इकट्ठे हो होकर इसने चिल्का झील का निर्माण किया है। साथ में ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इतनी चीजें ध्यान रखनी है आपको चिल्का झील के बारे में। उड़ीसा में स्थित है, लेगून झील है और खारे पानी की झील है। ये देखिए चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। उड़ीसा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। लास्ट भारत का भौतिक विभाग छठा, हम द्वीप समूह के बारे में जानेंगे। एक द्वीप समूह अरब सागर में, दूसरा द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में। सबसे पहले अरब सागर का द्वीप समूह केरल के मालाबार तट के पास स्थित लक्षद्वीप की स्थिति। आप केरल मालाबार तट अभी देखा हमने, ये मालाबार तट, ये केरल, और यहाँ पास में छोटे छोटे द्वीप समूह है, इन्हें लक्षद्वीप समूह कहा जाता है। द्वीपों का समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। इनको पहले लक्का द्वीप, मिनिकॉय द्वीप और एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम क्या रख दिया गया, लक्षद्वीप समूह। 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे छोटे क्षेत्रों में फैला है।
कावारती है जो लक्षद्वीप की प्रशासनिक मुख्यालय है और साथ ही इसकी राजधानी है। इस द्वीप समूह पर पादप और जंतु के कई प्रकार पाए जाते हैं। अब कावारती या लक्षद्वीप में आपको ध्यान रखना, एक के पीठली द्वीप, जहां पर मनुष्य तो नहीं है लेकिन यह एक बहुत बड़ा पक्षी अभ्यारण्य बनाया गया है। उसी तरह से बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला है, जिसे हम क्या कहते हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह कहते हैं। ये द्वीप समूह आकार में बड़ी संख्या में बहुल तथा बिखरे हुए हैं। द्वीप समूह दो भागों में बटे हुए, उत्तरी अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह। यह आपका बंगाल का खाड़ी का क्षेत्र है। बंगाल की खाड़ी में आपके यहाँ छोटे छोटे द्वीप समूह है बहुत सारे। इसके उत्तरी भाग को तो कहते हैं अंडमान और दक्षिणी भाग को कहते हैं निकोबार द्वीप समूह। यह द्वीप समूह देश की सुरक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन द्वीप समूह में पाए जाने वाले पादप एवं जंतु की बहुत अधिक विविधता है। यह द्वीप विषुवत वृत्त के समीप है, यानी हमारा जो निकोबार द्वीप समूह है इसका अंतिम भाग जो इंदिरा पॉइंट है वो विषुवत रेखा से 826 किलोमीटर दूर है। मात्र 826 किलोमीटर दूर होने के कारण ये हम विषुवत रेखा के बहुत ही समीप है। यहाँ की जलवायु विषुवतीय है, घने जंगलों से आच्छादित है। यही अंडमान निकोबार द्वीप में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, बैरन द्वीप। सक्रिय का अर्थ क्या होता है, जिसमें वर्तमान में भी विस्फोट होते रहते हैं या वो ज्वालामुखी कभी भी उद्गार कर सकता है, उसे क्या कहेंगे, सक्रिय ज्वालामुखी कहेंगे। हमने जो विभिन्न भू आकृति विभागों का विस्तृत विवरण किया है, प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है। हमने 6 भौतिक विभाग को नक्शे में समझा, मानचित्र में उनकी स्थिति को देखा, उनकी प्रमुख विशेषताओं को समझा। ये विभाग एक दूसरे के पूरक है, यानी सारे विभाग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सभी एक दूसरे की है जो विशेषताओं से क्या करते हैं, अपने आप से मिले हुए। वे देश के प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वतीय जल एवं वनों का प्रमुख क्षेत्र है। हिमालय हमने देखा था, जहाँ लगभग सभी उत्तरी भाग की नदियों का उद्गम स्थल है और वन भी बहुत जाता है। ये नदियां हिमालय पर्वत से निकलकर मैदानी क्षेत्र में आती है, जहाँ पर ये कृषि कार्य को करने में सहायक करती है। इसलिए मैदानी क्षेत्र को क्या कहा गया, देश का अन्न भंडार कहा गया। नदियों के अत्यधिक विस्तार के कारण यहाँ पर है जो हमारी प्राचीन सभ्यताओं का निर्माण हुआ है। फिर हमने पठारी भाग देखा। आज उस पठारी भाग में हमने बहुत सारे पठार देखे, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, रुहेलखंड, बघेलखंड का पठार, साथ में है जो हमने बहुत सारी महादेव की पहाड़ियां, मेघालय, इन पहाड़ी क्षेत्रों को देखा, जहाँ पर है जो पठारों में क्या मिलता है, खनिज मिलते हैं जो हमारे देश के औद्योगिकरण में सहायता निभाते हैं। उसी तरह से हमने 2 तटीय क्षेत्र पढ़े, पश्चिमी तटीय भाग और पूर्वी तटीय भाग, जो हमारे मत्स्य यानी मछली पालन में और पोष संबंधी यानी हमारे समुद्र में जो नावों का काम होता है, पोष संबंधी बंदरगाह संबंधी क्रियाकलापों के लिए उपयुक्त स्थान है। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की अनेक संभावनाएं बनाती है। जो देश जितना अधिक भौतिक आकृतियों को लिए हुए होगा, जितनी अधिक विविधताएं लिए होगा, वहां पर है जो विकास की उतनी ही अधिक संभावनाएं होती है। और हमारा भारत है जो भौतिक विविधताओं को लिया हुआ देश है और हमारे देश में बहुत सारी है जो विकास की संभावनाएं हैं, जिसके कारण हमारा देश जल्दी ही विकासशील देशों से विकसित देशों की श्रेणी में आ सकता है। आज का लेसन हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड लेसन के क्वेश्चन आंसर समझेंगे। धन्यवाद बच्चों।